Hello everyone. In earlier class, we talked about the vogue of T.S. Eliot. We also discussed how he spearheaded the modernist movement in English literature. In today's class, we will be talking about the essay of T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent. We will be discussing about the major features and his important ideas in this essay, and we'll also talk about what are the important things which can be asked in our grade 1 एग्जाम. तो आज की क्लास में हम एलियट के बारे में जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि ये कितना बड़ा नाम था, इसने मॉडर्निज्म को कैसे बनाया और क्या क्या इनके बायोग्राफिकल डिटेल्स थी जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी. आज की क्लास में जो ऐसे हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. परंपराएं और व्यक्ति का खुद का एक टैलेंट, दोनों का समावेश कैसे चलता है साहित्य में, इस पे देखेंगे. तो सबसे पहले एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो ऐसे है उसको लाइन बाय लाइन देखते हैं अपन. पहली ही चीज यहां अपन को दिख रही है, हमने ट्रेडिशन लिखा है यहां, और ट्रेडिशन के साथ तीन मेजर जो इसके सब हेडिंग जो अपन को ऐसे में देखने को मिलेगी. सब हेडिंग इन अ सेंस वैसे नहीं दिखेगी अपन को, मगर जो इंपॉर्टेंट आइडियाज जो एलियट इस ऐसे में बात कर रहे हैं उनको यहां मैं लिख के लेके आया हूं ट्रेडिशन के साथ. तो पहला ट्रेडिशन है क्या, इसको बताने के लिए एलियट कुछ एक फ्रेजेस, कुछ एक वर्ड्स, कुछ एक आइडियाज को ऐसे में दिखा रहे हैं. उसमें सबसे पहला है हिस्टोरिकल सेंस, दूसरा है टाइमलेस एंड टेम्पोरल की बात, और तीसरा है माइंड ऑफ यूरोप. इन तीन चार चीजों को अगर अपन समझ लेते हैं तो जब अपन ऐसे पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से हमें समझने आने वाली चीज दिखेगी. तो अब हम इन दो तीन चीजों को समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल से देखते हैं, कोशिश करते हैं. सबसे पहली बात है समझने वाली, वो ये है कि ट्रेडिशन है क्या, किस चीज को अपन ट्रेडिशन मानते हैं. इसका हिंदी में अगर अपन ट्रांसलेशन करें तो अपन परंपरा को ट्रेडिशन देखते. अब ये परंपरा है क्या, किस चीज की परंपरा. एलियट खास तौर पे आर्ट की परंपरा, साहित्य की परंपरा के ऊपर बात कर रहे हैं कि लिटरेरी ट्रेडिशन जो रह चुका है होमर से लेके आज प्रेजेंट टाइम. जब एलियट लिख रहे थे 1919 में ऐसे लिखा गया था, और सेक्रेड वुड में उनकी एक जो कलेक्शन ऑफ एसेज हैं वो 1920 में आ रहे हैं. तो तब तक लगभग 2500 साल तक जो परंपरा हमारी रही है साहित्य की, इस पे बात कर रहे हैं एलियट, उसको ट्रेडिशन कहा है. अब इस ट्रेडिशन में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं. देखिए, साहित्य का एक एस्थेटिक हुआ करता है, वो एक दिन में वो एस्थेटिक नहीं बना करता है. उस एस्थेटिक को बनने के लिए उम्रें गुजर जाती हैं. एस्थेटिक साहित्य का एक सौंदर्य शास्त्र क्या है, उसकी प्रोसिडी क्या है, उसका मीटर क्या है, उसके तरीके क्या हैं, उसको कैसे सजाया संजोया जाया गया है इतने वर्षों में जब से लिखा जा रहा है. ये एक एस्थेटिक भी ट्रेडिशन में आता है. साहित्य की दूसरी खास बात क्या है, लिटरेचर कभी भी अकेली या ऊपर से कोई एक साथ आने वाली चीज नहीं है, वो कल्चर को साथ में लेके चलती है. तो लिटरेचर के साथ कल्चर भी है, और इतने पुराने सालों का कल्चर है, वो भी हमारी वो परंपरा है, वो साहित्य की परंपरा भी है, समाज की परंपरा भी. तीसरा है मास अपील. साहित्य की एक खास बात क्या है, इतने लंबे सालों से जो लिखा गया है उसने मासेस को बहुत अपील किया है, उसने उन्हें रेवोल्यूशनराइज भी किया है, उसने उन्हें मोहब्बत भी सिखाई है, उसने उन्हें जिंदगी में कायदे भी दिए हैं, फॉर्मूले भी दिए हैं, जीना कैसे है ये भी बताया है. तो ये सब ट्रेडिशन है, ये सारी चीजें ट्रेडिशन का हिस्सा है. और सबसे लास्ट में इसी ट्रेडिशन का है कि साहित्य है वो सुख भी दे रहा है, वो एंटरटेन भी कर रहा है, वो प्लेजर भी दे रहा है. तो ये सब क्या है, हमारी परंपराएं हैं. एलियट परंपरा इस चीज को मान रहे हैं. अब इस परंपरा के साथ एक समस्या है. अब वो समस्या क्या है उसको भी अपन देखेंगे थोड़ा सा. अब देखिए, एलियट का जो कहने का यहां आइडिया है वो क्या है. एलियट यहां कहते हैं चलो ये परंपरा है, इसे एक्सेप्ट कर लिया. साहित्य के अंदर
इतने साल से जो चीजें आ रही हैं वही इंपॉर्टेंट है, वो परंपरा है, मगर इन परंपराओं को बिना तोड़े भी कुछ नया कैसे रचा जा सकता है, कुछ नया कैसे लिखा जा सकता है। एलियट कहते हैं परंपरा जरूर है, उसके साथ इंडिविजुअल टैलेंट का होना भी जरूरी है। अगर व्यक्ति के पास उसकी खुद की क्षमताएं नहीं है, उसके पास खुद का स्किल और टैलेंट नहीं है, तो ट्रेडिशन कुछ नहीं कर सकती। अगर एक इंसान ऐसे खुद अकेला ये समझ रहा है कि सिर्फ टैलेंट पे काम हो जाएगा, तो फिर ट्रेडिशन पीछे छूट जाएंगे। तो इन दोनों का मिलना कहीं ना कहीं क्या मान रहे हैं कि जब ये मिलते हैं एक जगह एक साथ, तो कुछ बेहतर रचा जाता है। एलियट का कहने का इस पूरे ऐसे में आपको एक चीज दिखेगी। एलियट ये कहेंगे कि साहित्य वो हमेशा टाइमलेस चीज है। जब से होमर ने लिखना शुरू किया और जब से आज मैं लिख रहा हूं, हम सब कविताएं लिख रहे हैं, एक ही है कविताएं, कुछ नया नहीं है कविताओं में, मगर मेरे कहने के अंदाजे में, मेरे बयान करने के, मेरे अनुभव का, मेरे इमोशंस का मैं अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करके कोई चीज बताने की अगर समाज को कोशिश करूं, तो वो नई लगती है, वो नई लगेगी। तो टाइमलेस और टेम्पोरल दोनों आइडिया देंगे, उन पे अपन बात करेंगे। अब कुछ एग्जांपल से इसी बात को, इस एकेडमिक डिस्कशन को अपन को थोड़ा सा कुछ हल्के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे अपन को ये चीज ज्यादा बेहतर समझ में आए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपन 4-5 इन एग्जाम्पल मैंने जो यहां हिंट दिया है उनसे एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा ताजमहल। अब इस ताजमहल के एग्जाम्पल से अपन ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट दोनों को थोड़ा समझ सकते हैं। कैसे? एलियट क्या कह रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अब ताजमहल बनवाने के बाद कल को उनका कोई बेटा या बेटी कोई आए और सोचे कि इस ताजमहल को रिफॉर्म करना है, कुछ नया करना है इसके अंदर, वो एक कमरा बनवाते हैं नया उस ताजमहल में। अब एलियट कहते हैं कि ताजमहल अपने आप में यूनिक है, पुरानी परंपरा, ट्रेडिशन है उसका खुद का। अब उस ताजमहल में कोई नया कमरा बन रहा है। अब एलियट कहते हैं जब नया रूम बनेगा इसमें, तो वो स्ट्रक्चर तो इसके जैसा ही है, ताजमहल के जैसा, मगर जो मॉडर्न चीजें और आ गई हैं दुनिया में, जो मॉडर्न कुछ बदलाव हुए हैं समाज में, उनको ध्यान में रख के अगर वो कमरा बनाया जाए। जैसे ताजमहल यमुना के किनारे पे है, तो यमुना में मान लो पोल्यूशन हो रहा है, तो मान लो उस रूम में एयर प्योरीफायर लगा दिए हैं। इंडस्ट्री वहां आगरा में डेवलप हो रही है, तो वहां और कुछ प्योरीफायर और ये रूम में सेट करवा दिए। तो हुआ क्या, रूम है वो है तो इससे अटैच और ताजमहल के जैसा ही है, मगर वक्त के साथ बदला गया है परिस्थितियों को देख के। तो ऐसा ही एलियट एक ट्रेडिशन चाह रहे हैं। कैसी? कि पुरानी चीजों को भी नहीं छोड़े और कुछ नया भी दिखे। ये दोनों चीजों का समावेश जरूरी है। ये बहुत ही बेसिक अलग तरीके का एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि समझ सकें अपन चीजों को। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया विशाल भारद्वाज का। विशाल भारद्वाज एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, और खासकर ये शेक्सपियर के एडेप्टेशन के लिए जाने जाते हैं। इनकी फिल्में हैं वो शेक्सपियर के प्लेज का एडेप्टेशन करती हैं। जैसे इनकी खास फिल्में देखें अपन, इनकी एक फिल्म का नाम है हैदर, इनकी एक फिल्म का नाम है मकबूल। तो दो फिल्मों से समझते हैं। हैदर है वो शेक्सपियर के हेमलेट पे बना है, मकबूल है वो मैकबेथ पे बना है। अब यहां समझने वाली बात क्या है, शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा, डेनमार्क की वहां जो हालात, राजशाही जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, सोसाइटी पे कमेंट कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज ने क्या किया, हेमलेट की कहानी वैसी ही रखी है, कहानी को सेट कहां कर दिया, कश्मीर में कर दिया। अब देखिए समझने वाली बात, विशाल भारद्वाज ट्रेडिशन तो शेक्सपियर की फॉलो कर रहे हैं, जब हिंदुस्तान में उस कहानी को अडॉप्ट किया है तो हिंदुस्तान के समय, ज्योग्राफी, परिस्थितियों को ध्यान में रख के कश्मीर में जो इश्यू चल रहा है उसके ऊपर इस फिल्म को दिखा दिया।
तो ट्रेडिशन भी विशाल भारद्वाज की जिंदा थी, इनके पास इंडिविजुअल के पास टैलेंट भी था, दोनों कुछ मिले हैं तो साहित्य को बढ़ाया है। उस नदी को जो एक धारा है साहित्य की, उसको छोड़ा नहीं है, उसको थोड़ा सा और मोड़ा है किसी दिशा में। यही ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट की एक खास बात है इस ऐसे। अगला एग्जाम्पल अपन एलियट की खुद की पोइट्री से देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हम ये देखते हैं टीएस एलियट की पोइट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टलैंड देखते हैं, तो वेस्टलैंड में क्या है, टीएस एलियट बहुत सारे एल्यूजन्स, बहुत सारे रेफरेंसेस इधर उधर से उठा रहे हैं कविता में। वहां इंडियन उपनिषद है उनका भी जिक्र आ रहा है, वहां शेक्सपियर का जिक्र भी है, वहां आपके पास दांते का जिक्र भी है, हर तरह के रेफरेंस काम में ले रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल लोग थे उनके जो मौजू आर्गुमेंट जो उस वक्त में लग रहे थे वो उन्होंने रखे, मगर उस कविता में नया क्या था, ये लंदन की खराब आबो हवा, लंदन की जो मॉडर्न एज के अंदर जो समस्याएं थी, कैसे इंडिविजुअल सफर कर रहा है, उसका साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक क्राइसिस, साइकोलॉजिकल क्राइसिस में कैसे दिख रहा है वो, उसके ऊपर एलियट बात करते हैं। एलियट और क्या काम कर रहे हैं, पोइट्री को तो हमेशा मीटर में लिखा जा रहा था, एलियट फ्री वर्स में लिख रहे हैं, तो कुछ नया कर रहे हैं, परंपराओं के साथ जी रहे हैं, मगर परंपराओं को कुछ और ज्यादा उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, परंपराओं को बढ़ा रहे हैं। एक बात ये है। अब अपन जैसे एक एग्जाम्पल ले, नदी का एग्जाम्पल है, तो एलियट क्या मानते हैं कि कोई भी पोएट है, कोई भी क्रिटिक है, उसका मेन काम उस क्रिएटिव जीनियस का क्या होगा, जैसे कोई नदी है तो कोई क्रिएटिव इंसान है, वो इस नदी में अपना योगदान दे, इसको थोड़ा सा चैनलाइज कर दे, इधर उधर मोड़ दे, मगर ऐसा नहीं है वो नदी के बाहर जाके बैठ जाए और खुद ही इंडिविजुअल ही सब कुछ हो जाए। ये इंडिविजुअल टैलेंट भी काम का नहीं है। या फिर वो अपना कोई योगदान नहीं दे, यहां बैठा रहे और चुपचाप जो ट्रेडिशनलिस्ट जो जिन परंपराओं से जो आ रहा है उसको कॉपी पेस्ट करता जाए, ये भी कविताएं नहीं है, ये भी आर्ट नहीं है, ये भी लिटरेचर नहीं है। वो लिखे कोई चीज इन परंपराओं में शामिल होके लिखे, इसका बहाव थोड़ा नदी का मोड़े, मगर ये नहीं हो अपनी इंडिविजुअल खुद की बात करे, जो भी समाज विशेष में परिस्थितियां हैं सबके हित को साथ में लेके सब चीजों को साथ दिखाए। ये ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट की खास बात इस ऐसे की है। अब बात एक और ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे को पढ़ते हैं अपन, कि बार बार परंपराओं ट्रेडिशन का जिक्र आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत है, ऐसा क्या रीजन था एलियट के वक्त का, इसे थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं ऐसे की तरफ। ट्रेडिशन, परंपराएं क्यों, क्या वजह है? सबसे पहली वजह है, जैसे अपन पिछली क्लास में भी अपन ने बात करी थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को हिला के रख दिया था, और पुराने कविता साहित्य के जो भी संस्कार थे उन्हें पूरी तरीके से बदलने की जरूरत पड़ गई। बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक क्राइसिस आ गया समाज में, इंडिविजुअल तो बचा ही नहीं था, इंडिविजुअल तो कुछ था ही नहीं, इंडिविजुअल वॉज इनविजिबल। जैसे राल्फ एल्सन की एक नॉवल है द इनविजिबल मैन, इंडिविजुअल इंसान का तो उस समाज में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, क्योंकि सब पूरा कल्चर तबाह हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जब कल्चर तबाह हो गया तो लोगों के साथ समस्या ये आई कि हमारा बेस कहां ढूंढे, कहां समझें अपने आप को, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कहां क्या है, कुछ बचा ही नहीं है। तब उन्हें जरूरत पड़ती है कि कुछ, अगर सिर्फ अपन इंडिविजुअल के नाम पे सब कुछ छोड़ देंगे तो समाज एनार्की या अराजकता की तरफ बढ़ सकता है। तो उस अराजकता को रोकें कैसे? तो उसके लिए एलियट ढूंढ रहे हैं जवाब, कि कहीं ना कहीं उन परंपराओं में हमें जवाब मिले, उनको वापस रिवाइव क्यों ना करें हम कहीं ना कहीं। तो उसे रिवाइव, उस कल्चर को, उन परंपराओं को सोच रहे हैं। एलियट का एक पर्सनल क्राइसिस भी था। पर्सनल क्राइसिस क्या था? खुद ये अमेरिकन थे, एक वक्त पेरिस भी गए, एक वक्त ये
फिर 1927 के बाद एंग्लिकन चर्च को, एंग्लिकन जो रिलीजन है, चर्च है, उसको मानने लगते हैं। तो ये खुद अपना बैकग्राउंड है, ये खुद जूझ रहे हैं उस चीज से। इन्हें लग रहा है कि मैं खुद अमेरिका से था, अब कहां कहां ट्रेवल किया, तो इनको खुद का भी अपना बेस तलाश करना पड़ रहा है और इन्हें समझ है कि परंपराओं की कितनी जरूरत है। ये एक पर्सनल कारण था। एक मॉडर्निस्ट प्रॉब्लम जो अपन ने बात करी, मॉडर्निस्ट प्रॉब्लम यही थी कि मॉडर्न थे वो खुद भी उस समाज जो पीछे जो रोमांटिक पोइट्री और जो चल रहा था, वहां हर जगह खुद की ही सेल्फ एक्सप्रेशन ज्यादा था, लोगों की ज्यादा सोच नहीं रहे थे। वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे, शेले लिख रहे थे, कीट्स लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? अपने बारे में बात कर रहे थे, वो समाज के बारे में नहीं। खुद के जो भी भाव उन्हें उड़ेल दिया, उसके बाद समाज का नहीं, सबसे ज्यादा बात है खुद की कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग आई और इंडिविजुअल आई वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन द पोइट्री ऑफ रोमांटिक। अब बात यह है, तो इन लोगों ने सोचा कि उस इंडिविजुअल आई से हटते हैं थोड़ा सा, अपन क्या है खुद ही नया कुछ क्रिएट करेंगे। अब नया कुछ क्रिएट करने के लिए एलियट इस पशुपेश से, डिलेमा से बाहर लाने के लोगों कोशिश कर रहे हैं कि नया तभी कुछ अच्छा क्रिएट होगा जब पुराने को भी साथ में रखोगे। एक बात ये, एक खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां का है, वो है यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स। ये यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स क्या थी, इसको अपन थोड़ा देखते हैं। यूनिवर्सिटी का सिनेरियो उस वक्त क्या था? देखिए 1894 और 1911, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्यों? ये डेट ऑक्सफोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैम्ब्रिज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डेट क्यों इंपॉर्टेंट हैं? 1894 में सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर ऑक्सफोर्ड में इंट्रोड्यूस होता है। 1911 में इंग्लिश लिटरेचर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हो रहा है। उससे पहले अलग सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के रूप में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो 1911 में कैम्ब्रिज में आ रहा है और 1894 1894 में ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश लिटरेचर इंट्रोड्यूस हो रहा है। उससे पहले लिटरेचर एज ए अलग से डिसिप्लिन नहीं पढ़ाया जाता था। अब समस्याएं ये आई इस 1911 के आसपास, यहां जो वहां के पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग थे, जैसे एफ आर लेविस भी थे, आई ए रिचर्ड्स भी थे, उन्होंने सोचा उस माहौल में कि अब अंग्रेजी को, लिटरेचर को पढ़ा कैसे जाए, उसे लिखा कैसे जाए। तो एक डिबेट उस पूरे उस माहौल में उस वक्त 1920 1910 से लेके 20 के बीच में पूरे इंग्लैंड में थी। तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते टी.एस. एलियट नजर आ रहे हैं कि भाषा या साहित्य को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसे लिखा जाए। तो इसके ऊपर पूरी बात, इसी वजह से एलियट क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा अपना बेस है वो ट्रेडिशन और इन दोनों चीजों की बात करके कर रहे हैं कि कैसे चीजों को पढ़ना लिखना है। ये एक मोटा मोटा अंदाजा था। उससे पहले अपन पिछली क्लास में मॉडर्निज्म के बारे में और एलियट के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अब सीधा ऐसे की तरफ देखते हैं। इस ऐसे को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड वन इज कंक्लूजन। सेकंड में इम्पर्सनैलिटी की थ्योरी पे बात करते हैं, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की बात करते हैं। और फर्स्ट पार्ट है, यहां ट्रेडिशन, परंपराओं का जिक्र आता है। तो इन 3 पार्ट में इस ऐसे को देखा जा सकता है और इन तीनों ही पार्ट को अपन अब समझने की कोशिश करते हैं। 1919 के अंदर ये ऐसे सबसे पहले एलियट ने लिखा था, फिर सेक्रेड वुड उनका कलेक्शन ऑफ एसेज 1920 में वहां उसके साथ भी पब्लिश हो रहा है। अब अपन इस ऐसे को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. एलियट। इसको पढ़ने का तरीका ये रखते हैं क्योंकि जैसा कि इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कहीं ये ऐसे बड़ा बहुत है, तो इसके जो आर्गुमेंट हैं जो अपन को दिखेंगे कि जहां से इंपॉर्टेंट लाइंस यहां से बन रही हैं, कोई लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी हैं, बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं एलियट, इन सब चीजों को एक एक करके देखते हैं। यहां हो सकता है कि आपके देखने में इस स्क्रीन पे कोई समस्या आ रही हो, शायद एकदम क्लियर ना दिख पा रहा हो, बट आई विल ट्राई टू रीड इट आउट
तो आप अपने पास कोई पीडीएफ है तो उससे भी समझने की कोशिश करना, मैं साथ साथ बोलता भी जाऊं। In English writing, we seldom speak of tradition, though we occasionally apply its name in deploring its absence. We cannot refer to the tradition or to a tradition at most. शुरुआती लाइन में एलियट क्या बात कर रहे हैं कि इंग्लिश राइटिंग के अंदर ट्रेडिशन नाम की चीज का कोई खास जिक्र है नहीं। हम ट्रेडिशन को ना तो जानते हैं, हमारी समझ है ट्रेडिशन के बारे में वो बहुत कच्ची पक्की सी है। ट्रेडिशन का जब भी बात करते हैं तो या तो कहते हैं कि भाई ये काम है बड़ा ट्रेडिशनल है, या यहां इन्होंने इस ट्रेडिशन के आगे द लगाया है, मतलब किसी स्पेसिफिक ट्रेडिशन की बात करते हैं। स्पेसिफिक ट्रेडिशन क्या कि भाई ये तो होमर वाली ट्रेडिशन से है ये कोई काम, फॉर एग्जाम्पल, या फिर ए ट्रेडिशन कोई ट्रेडिशन से है किसी से। तो इतना ही अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश राइटिंग के अंदर ट्रेडिशन का कहते हैं इतना ही जिक्र देख रहे हैं कि भाई कोई काम है वो ट्रेडिशन से है, उसकी समझ नहीं है ट्रेडिशन की। एलियट शुरुआत ही इससे कर रहे हैं। In English writing, we seldom speak of tradition, though we occasionally apply its name in deploring its absence. हम उसका, इस चीज का यूज तब करते हैं ये कहने में कि भाई डिप्लोर करने में, निंदा करने में कि ट्रेडिशन नहीं है इस वर्क में, और पता किसी को नहीं है एक्चुअल में ट्रेडिशन होती क्या है। We employ the adjective in saying that the poetry of so and so is traditional or even too traditional. Seldom, बहुत ही कम, शायद does the word appear except in phrase of censor. ये शब्द है आलोचना की दृष्टि से ही देखा जाता है। मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं, अगर किसी को ये कहा जाए किसी के काम के लिए कि ट्रेडिशनल है तो उसे लोग नेगेटिव ही समझते हैं कि ट्रेडिशनल होना तो बुरी बात है। If otherwise, it is vaguely approbative with the implication as to the work approved or some pleasing archaeological construction. You can hardly make the word agreeable to English ears without the comfortable reference to the reassuring science of archaeology. कहते हैं ट्रेडिशन का जिक्र या तो लोगों को मालूम नहीं है, या नेगेटिव रूप में काम में ले रहे हैं, या फिर जो पुरातत्व विभाग में जो चीजें करते हैं, लोग खोद बीन के कुछ चीजें निकालते हैं, उनको म्यूजियम में रख दिया जाता है, फिर कहते हैं भाई बहुत ट्रेडिशनल है, एक पुराना पास्ट की चीज है। इतनी ही समझ ट्रेडिशन की है। यहां पहली ही लाइन में एलियट कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में जो पोइट्री का इससे पहले, मॉडर्न एज से पहले जो पोइट्री के मूवमेंट हुए हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते दिख रहे हैं इनडायरेक्टली। जैसे कौन से चीज को, इससे पहले अपन पढ़ते हैं रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज में क्या था, रोमांटिक एज, रोमांटिक एज की जो पोइट्री थी वो सब्जेक्टिव थी, सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ चल रही थी। मेरे साथ जिंदगी में क्या हुआ, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे बहुत सारे इमोशंस हैं मेरे पास, और उनको स्पॉन्टेनियसली मेरे को एक तरह से बताना है, उन इमोशंस को उद्वेलन करना है उनका, यही कविता हुआ करती थी। एलियट कह रहे हैं इसी वजह से कहीं ना कहीं जो पुराने पास्ट में चीजें हैं और अब तक होती आई हैं वहां ट्रेडिशन का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल की बात करते हैं लोग, तो पूरे समाज विशेष पूरी सोसाइटी को एक साथ लेने वाली तो बात ही नहीं है कहीं, तो ट्रेडिशन कहां दिखेगी अपन को। तो इस रोमांटिक को भी पहले ही अपन को सीधा सा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है यहां इन ऊपर वाली 4-5 लाइन के अंदर। ये पहला एक हल्का सा रेफरेंस एलियट का अपन ने बात करी। आगे देखते हैं अब इस पैसेज में क्या बात कर रहे हैं। Certainly, the word is not likely to appear in our appreciations of living or dead writers. ये जो शब्द है ये जिंदा और मरे हुए राइटर के तारीफों के हिसाब से हम काम में नहीं ले रहे हैं, मतलब ट्रेडिशन को नेगेटिव ही समझा जा रहा है। अब मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूं, जहां इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी उसको अपन मार्क करते चलेंगे। Every nation, every race has not only its own creative, but its own critical turn of mind, and is even more oblivious of the shortcomings and limitation of its critical habits than of those its creative genius. Important बात कर रहे हैं एलियट यहां। एलियट कह रहे हैं कि हर एज का कहीं ना कहीं
हर एज के साथ एक खास बात ये होती है कि उसमें क्रिएटिव जीनियस तो होते हैं, क्रिटिकल जीनियस भी होते हैं। यहां एक मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं एलियट, वो क्या है? क्रिएटिव और क्रिटिकल। आप कोई पीस ऑफ प्रोज या पोइट्री पढ़ते हैं तो किसी क्रिएटिव जीनियस ने वो पोइट्री लिखी, अब उसी चीज का अपन करते क्या है, उसकी आलोचना होती है, उसमें अच्छाइयां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं। ये आलोचना इसलिए जरूरी होती है, ये बताती है क्या कि ये पुराने वाले जो वर्क हैं उनसे कैसे अलग है, इसमें नया क्या है, इसमें इसके प्रोज क्या है और इसमें इसके कॉन्स क्या हैं, इसमें कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, पुरानों से कैसे अलग है, नई बात कैसे है। ये क्रिटिकल एस्पेक्ट करता है। पोइट्री है वो किसी क्रिएटिव आदमी ने लिख दी। ये पॉइंट एलियट इसलिए लाए हैं, वो अब ये बात करेंगे इस पैसेज में कि जो ब्रिटिशर्स हैं या जो इंग्लिश पोइट्री है उसकी समस्या ये है कि वहां क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड के लोग बहुत कम हैं। क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड नहीं है तो वो ट्रेडिशन को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ क्रिएटिव जीनियस है यहां। ऐसी बात एलियट करने वाले हैं और इस इंग्लिश राइटर को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे किसी दूसरे देश की राइटिंग से। इसी पैसेज में अब अपन बात करेंगे उसकी। आगे कहते हैं एलियट कि देखिए, जितना क्रिटिकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग इंपॉर्टेंट है, उतना क्रिटिकल भी सोचना हमें जरूरत है आज के वक्त की। वी नो और थिंक the enormous mass of critical writing that has appeared in French language, the critical method or habit of the French, we only conclude we are such unconscious people that the French are more critical than we, and sometimes even plume ourselves a little with the fact as if the French were the less spontaneous. इस लाइन में बात एलियट क्या कह रहे हैं कि साहब देखिए, समस्या ये आ रही है कि जो फ्रांस के लोग हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं और हम जो ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लिश हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उनकी समस्या क्या है, ये सिर्फ क्रिएटिव है, ये सिर्फ क्रिएटिव है, क्रिटिकल नहीं है। फ्रांस है, यहां क्रिटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है। तो कहते हैं इंग्लैंड के जो लिखने वाले या जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो क्या समझते हैं कि फ्रांस के लोग स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस मतलब एक भाव में, फ्लो में सब कुछ दिमाग में जो भी विचार भाव उनको बोल देना, बता देना, कि ऐसा जीनियस इंग्लिश पोइट्री में ही है, फ्रेंच में नहीं है। फ्रेंच क्रिटिकल बहुत हैं, रूल्स, नॉर्म्स, इन सब के पीछे भागते हैं, रिजिड बहुत हैं फ्रेंच लोग। ये कह रहे हैं कि जो इंग्लिश में लिखने वाले लोग हैं इंग्लिश पोइट्री को, वो ऐसा सोचते और समझते हैं। तो जो टीएस एलियट है वो अब ये क्लेम कर रहे हैं कि आप ये गलत सोच रहे हो, फ्रांस के लोग जीनियस हैं, वो उनमें क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड भी है और क्रिएटिव भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए, फ्रांस से सीखना चाहिए। अब हमारे पास भी एक जवाब खोजने का ये है कि फ्रांस और इंग्लैंड में डिफरेंस क्यों है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि एक क्रिटिकल ज्यादा है और एक क्रिएटिव ज्यादा है। देखिए, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा से स्टिफ अपर लिप रहे। इनके साथ समस्या क्या रही, इन लोगों ने कभी कुछ नया शुरू नहीं किया, इन लोगों ने पैसे बनाने की सोची हमेशा। ये लोग फ्रांस की क्रांति से भी जूझ रहे हैं, बहुत इधर उधर से रेवोल्यूशन है, बहुत इधर उधर से, मतलब फ्रांस अनस्टेबल रहा है हमेशा से। तो अनस्टेबिलिटी वाले लोग हैं, उनका क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड है वो डेवलप होता है, वो हर एक चीज को सोचते हैं, समझते हैं, कुछ नया करते हैं। इंग्लैंड है वो मार्केट के हिसाब से उन्होंने काम किया, स्टिफ अपर लिप, एकदम एरिस्टोक्रेटिक उस हिसाब से रहे, कुछ नया खोजने तलाशने की हद से दूर रहे। तो इस वजह से डिफरेंस है। मगर एलियट कह रहे हैं हमें फ्रांस से सीखना चाहिए। और ये एलियट वाली बात इसलिए भी जरूरी है, अमेरिका से जो लोग आए थे 1920 और 10 के आसपास, पेरिस हब था सबसे बड़ा, फ्रांस था वो हब था लिटरेचर का और आर्ट का।
वहां हर एक चीज नई तरीके से पैदा हो रही थी, नई चीजें सीख रहे थे। फ्रांस जाना, फ्रांस में को एक इंटेलेक्चुअल सर्कल बोला जाता था, तो एलियट खुद भी वहां रहे, एलियट के साथी हैं एजरा पाउंड, वो भी वहां रहे। तो ये लोग फ्रांस को अलग नजरिए से देख रहे हैं और फ्रांस से कुछ सीखने वाली बात भी कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। आगे बात है द हैबिट ऑफ फ्रेंच। उन्हें यह माना जाता है कि वो स्पॉन्टेनियस कम है, मगर ऐसा नहीं है, एलियट कह रहे हैं। परहैप्स दे आर, शायद कह रहे हैं कि होंगे भी, बट वी माइट रिमाइंड आवरसेल्फ दैट क्रिटिसिज्म इज इनएविटेबल एज ब्रीदिंग। जो आलोचना होती है, क्रिटिकल माइंडसेट या आलोचनात्मक पक्ष होता है कविता का, वो उतना ही जरूरी है, उतना ही अवश्यंभावी है जितना अपना सांस लेना जरूरी है। And then we should be none the worse of articulating what passes in our minds when we read a book and feel an emotion about it, for criticizing our minds in their work of criticism. One of the facts that might come to light in this process is our tendency to insist, when we praise a poet, upon those aspects of his work in which he least resembles anyone else. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां। एलियट का ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस लाइन में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अपन अभी समझेंगे इस चीज को। देखिए, एक चीज तो यहां ध्यान करने वाली है कि मेरा पढ़ाने का तरीका वो नहीं रहने वाला है कि हर वर्ड का मैंने मीनिंग बता दिया, उस मीनिंग को आपने देख लिया, बात खत्म हुई। पूरे एसे के अंदर बात क्या हो रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई स्टेटमेंट एलियट ने दिया है तो वो क्यों दिया है, उसका रीजन क्या है। समझने वाली किसी भी चीज की लिटरेचर के एस्पेक्ट से यही हुआ करती है। अगर आप वर्ड मीनिंग खोज रहे हैं कि मैं इनका वर्ड और शब्द है उनका मीनिंग बता दूं, हिंदी से अंग्रेजी कर लें अपन, तो मेरे हिसाब से वो ठीक चीज नहीं है। पढ़ने के हिसाब से परीक्षाएं कंसेप्चुअल बेस्ड होती जा रही हैं। परीक्षा के हिसाब से वर्ड मीनिंग एक मानते हैं प्राइमरी चीज है, मगर उनमें छुपी हुई जो भी उनके आसपास की चीजें हैं वो भी ज्यादा जरूरी है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है, वी प्रेज द पोएट अपॉन दोज एस्पेक्ट्स हिज वर्क इन व्हिच ही लीस्ट रिजेंबल्स एनीवन एल्स। एलियट एक समस्या का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रेडिशन क्यों नहीं है, वो और इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो इसलिए कि हम किसी भी पोएट को इंग्लिश पोइट्री में खासकर जब जांचते परखते हैं कि अच्छा है या नहीं, तब एक अनुमान लगाते हैं कि भाई इसकी राइटिंग किसी से मिलती नहीं, ये यूनिक है। एलियट कहते हैं सबसे गलत बात है पोइट्री की, जब तक आप परंपराओं को साथ में लेके नहीं चलेंगे, पोइट्री है वो पुराने वालों से रिजेंबल नहीं करेगी, तब तक आपकी कविता हल्की है, आप यूनिक नहीं। In these aspects or parts of his work, we pretend to find what is individual. हम ये देखते हैं कि वो उसमें उसकी व्यक्तिगत सोच ही शामिल है बस, और खुश होते हैं इस बात से। What is the peculiar essence of the man? कि इंडिविजुअलिटी तो हर आदमी का एक पेक्यूलियर, एक महत्वपूर्ण एसेंस है, एक खूबसूरती है इंडिविजुअलिटी तो। मगर एलियट इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कविता की खूबसूरती इसमें नहीं है, कविता परंपराओं के साथ देखी जाती है। We dwell with satisfaction upon the poet's difference from his predecessors. Predecessors मतलब पूर्वज। हम इस बात पे राजी होते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं कि इस कवि का अपने पुराने वाले लोगों से कोई रिश्ता नाता ही नहीं, ये तो नया है। यही मॉडर्न समाज की दुविधा ही ये है, पुराना भूल के नए पे इस कदर अपन शामिल हो रहे हैं कि हमें हमारे पूर्वजों के बारे में पता नहीं है। और ये एक समाज का जब खत्म होने की कगार पे होता है तो समाज की सबसे बड़ी चीज यही दिखती है, जो एलियट को 1919 में दिख गई थी। We dwell with satisfaction upon the poet's difference from his predecessors, especially his immediate predecessors. We endeavor to find something that can be isolated in order to be enjoyed. हम इस बात का एलियट कह रहे हैं कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इंडेवर करते हैं कि कोई भी काम, कोई भी कविता को आइसोलेट कर दे पुराने वाले चीजों से, उसके दूसरे रिश्तों से, पास्ट के उसमें क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको हटा के अपन खुश होते हैं इन चीजों से। Whereas if we approach a poet without his prejudice, we shall often find that not only the best but the most individual part of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously. अब एलियट ने ये बात कह दी है
कि सबसे खूबसूरत पोएम वही होगी जिसमें डेड पोएट्स यानी कि उसके पूर्वज, फिर वापस इसी बात को कहा है हिज एंसेस्टर्स, उसके पूर्वज असर्ट देयर इमॉर्टलिटी, वो अपनी अमरता वहां छोड़ के जाएं। सबसे खूबसूरत पोएम वही होगी जिसमें पुराने लोगों के इंप्रेशंस मौजूद हों। एंड आई डू नॉट मीन द impressionable period of adolescence but the period of full maturity। कह रहे हैं मैं ऐसी कविताओं की बात नहीं कर रहा जिसमें एक कवि नया नया लिखना शुरू हुआ है, मैं उस कविता की बात कर रहा हूं जो कविताएं मैच्योर लोग एकदम अच्छे खासे नामी पोएट हैं उनकी भी फेमस कविताएं वही हैं जिसमें पुराने पास्ट के लोगों के पास पास्ट के लोगों के पदचिन्ह उनकी कविताओं में इंप्रेशंस मौजूद हैं। आगे देखते हैं, इस यहां तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें समझ यही बन रही है कि एलियट बात कर रहे हैं कि कविता है वो कैसी होनी चाहिए, पास से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ये एलियट के यहां रेफरेंस। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, पास से जुड़ी हुई कविता हो, उसके अंदर पास जो प्रेडिसर्स हैं उनके बारे में जानकारी हो। और शुरुआत में एलियट ये कह के जा रहे हैं हमें हमारी हालत ये है कि हम ट्रेडिशन के बारे में जानते ही नहीं, जानते हैं तो उसको नेगेटिवली यूज करते हैं। शुरुआत एलियट इससे कर रहे हैं। Yet, if the only form of tradition of handing down consisted in the following the ways of the immediate generation before us in a blind or timid adherence to its success, tradition should positively be discouraged। एलियट एक बात और करके जा रहे हैं यहां कि किस तरह की ट्रेडिशन है वो खराब है। ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो आज लिख रहे हैं तो आपसे 10 साल पहले की ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन एलियट मान रहे हैं होमर से 2500 साल से लेके आज तक की परंपरा, वो ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं कि कोई 10 साल से पहले से करा उसको आप फॉलो कर रहे हो तो कहते वो उसको हमेशा डिस्करेज करना चाहिए, ऐसा ट्रेडिशन नहीं चाहिए अपन को। We have seen many such simple currents soon lost in a sand। कि इस तरह की ट्रेडिशन, इस तरह के लोग, इस तरह के चक्रवात हैं वो जल्दी से ही खत्म हो जाया करते हैं। एंड नॉवेल्टी इज बेटर देन रिपीटिशन, इससे तो नयापन ही अच्छा है उस रिपीटिशन से। तो ऐसी परंपरा नहीं चाहिए जो 10-15 साल पहले की है, परंपरा चाहिए होमर से 2500 साल। ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस, ट्रेडिशन का लेवल बहुत बड़ा है। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ब्रॉड है, एलियट कह रहे हैं। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये आप अपने माँ बाप के संस्कार या जीन से प्राप्त नहीं कर सकते ट्रेडिशन। ऐसा नहीं है कि कोई पोएट है तो उसका बेटा कवि बने, वो जीन में आया है। परंपराएं हार्ड लेबर मेहनत करके मिलेगी तभी ये परंपरा आपको हासिल होगी। परंपरा का मतलब यहाँ जो एस्थेटिक, जो सौंदर्य शास्त्र, जो ग्रामर, जो टेक्निक, लिखने की विधाएं, ये सब चीजें हैं। आदमी मेहनत करेगा तब उस कविता की, उसके रदीफ क्या है, काफिये क्या है, वो सब चीजें समझ में आएंगी। एंड इफ यू वांट इट यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर, अगर आप इसे चाहते हो तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इट इन्वॉल्व्स इन द फर्स्ट प्लेस द हिस्टोरिकल सेंस। अब ये हिस्टोरिकल सेंस क्या है, ये पीछे भी अपन ने बात करी थी, अब उसको हिस्टोरिकल सेंस यहां आया है, अब वहां पे इस बात को समझेंगे। Which we may call nearly dispensable to anyone who should continue to be poet beyond his 25th year। कहता कवि वही है, एलियट कह रहे हैं कवि वही है जिसके पास हिस्टोरिकल सेंस है। अब इस हिस्टोरिकल सेंस को समझेंगे। और हिस्टोरिकल सेंस किस कवि को आ जाना चाहिए, एक तो वो कवि कहें कि 25 साल से ऊपर का हो चुका। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि एलियट ने 25 साल का क्यों कहा, क्योंकि आप खुद देखिए, अपन इंडिया के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आज के वक्त में हर कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़की अपने आप को शायर और शायरा समझते हैं। नया नया लड़का जब कॉलेज में आता है तो हर एक शायर हुआ करता है। तो एलियट इस बात को समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि यूं ही फालतू की बसों के पीछे लिखी हुई शायरी की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जब पोइट्री लड़का 25 साल के बाद ये एक्सेप्ट कर चुका है कि अब कविता का ही काम उसे करना है, ऐसे लोगों को हिस्टोरिकल सेंस पता होना चाहिए। अब हिस्टोरिकल सेंस आगे देखते हैं। एंड द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स ए perception not only of the pastness of the past but its presence। The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones but a feeling that whole literature of Europe
from Homer within it with the whole literature of his own country, a simultaneous coexistence composes a simultaneous order. ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझ लेते हैं. अब एलियट क्या कह रहे हैं हिस्टोरिकल सेंस में. अपन ने यहां बात करी थी सबसे पहले कि अपन इन 3-4 टर्म को अगर समझ लेंगे तो हमारा ये पूरा ऐसे है कवर हो जाएगा. हिस्टोरिकल सेंस है पास्ट प्लस प्रेजेंट, बोथ एक साथ साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ एग्जिस्ट करें पास्ट और प्रेजेंट. अगर आज प्रेजेंट में कोई राइटर लिख रहा है तो पास्ट से इंस्पायर हो, और वो प्रेजेंट है वो पास्ट को थोड़ा बदल के भी जाए. कैसे? जैसे अपन ने नदी का एग्जांपल लिया था. हमने कहा था एक नदी है, ये नदी मान लो ट्रेडिशन है, ये पोएट है, तो पोएट इस ट्रेडिशन में लिख भी रहा है, साथ साथ वो इस ट्रेडिशन को थोड़ा बदलने की कोशिश भी करे, रहे इसी परंपराओं को आगे बढ़ाता रहे और इनको थोड़ा सा बदल भी, चैनलाइज भी कर दे. बदल कैसे दे? बदलने की ये रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल होमर ने कोई काम किया, कोई एपिक लिखा, काव्य लिखा, वैसा ही काव्य मान लो इंग्लैंड में या भारत के समाज में आज लिखा जाए, तो आज लिखने के लिए आज की परिस्थितियों, आज की चीजों को उसे मेन इश्यू बनाना पड़ेगा. चाहे टेक्निक है, सिस्टम है लिखने का, वो वहां से लिया हो, मगर बेस है वो आज की परिस्थितियों पे होगी. ये नहीं कि होमर का कॉपी पेस्ट ही चल जाएगा या शेक्सपियर का कॉपी पेस्ट चल जाएगा पूरा का पूरा. जैसे अपन ने विशाल भारद्वाज की फिल्म की बात करी थी, वैसा सा ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. यहां पास्ट है वो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट करे, मगर प्रेजेंट जो इंडिविजुअल इंसान जो लिख रहा है उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पास्ट की जो परंपराएं उनको कुछ नया करके जाए, उनमें रंग भर के जाए कहीं ना कहीं. अब आगे देखते हैं. यहां बात यही हो रही थी कि बट विद अ फीलिंग दैट बट the whole literature of Europe from Homer within the whole literature of his own country, कि लिटरेचर जब वो लिखे तो उसे होमर से लेके आज तक के साहित्य और परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि यूरोप में उस वक्त क्या हो रहा है. वो टी.एस. एलियट के वक्त की बात में वहां क्या हो रहा था, उसकी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है, इनका समावेश होगा, तब पोइट्री एक यूनिक निकल के आएगी. आगे देख लेते हैं. The historical sense, which is a sense of timeless as well as temporal, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. टाइमलेस और टेम्पोरल. अब यहां देख रहे होंगे इन सेंटेंसेस में आपको एंटीथीसिस दिख रही है, यानी कि दो चीजें अलग अलग अपन को आर्गुमेंट दिख रहे हैं. कह रहे हैं पास्ट होना भी चाहिए, पास्ट प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट से पास्ट होना चाहिए. इस तरह की आर्गुमेंट है, तो इसका मतलब ये एंटीथीसिस. एंटीथीसिस के साथ यहां अपन को विरोधाभास वाली चीजें भी दिख रही हैं. अब देखिए पैराडॉक्स भी दिख रहा है, एक तरफ तो टाइमलेस, एक तरफ टेम्पोरल. अब टाइमलेस और टेम्पोरल क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं. टाइमलेस यानी जहां वक्त है, जैसे किसी को कहा जाए कोई एक्टर है या कोई फिल्म आई है, उसको कहते हैं टाइमलेस है, यानी कि हमेशा ऐसे ही जिंदा रहेगी क्योंकि ये यूनिक चीज है, इसके जैसा कुछ हुआ नहीं है, ये कल्चर एक कैनन बन गया है, ये एक छाप छोड़ के गई, इतनी बढ़िया काम, इतनी बढ़िया चीज है. तो ये एलियट कह रहे हैं परंपराएं हैं वो टाइमलेस ही हुआ करती, वो पुराने वक्त से चली आ रही. अब ये एक बात करें टेम्पोरल. टाइमलेस तो जो चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, टेम्पोरल है जो छोटे वक्त के लिए कोई चीज है वो बदलती रहती है. तो एलियट कह रहे हैं कविता में दोनों चीजें होनी चाहिए. वही बात अलग अलग शब्द को घुमा के एलियट बताने की कोशिश कर रहे हैं. जो हिस्टोरिकल सेंस वाला पढ़ा था कि आपकी परंपराएं भी हो, परंपराओं के साथ परंपराएं शाश्वत होती है, हमेशा चलती रहती है, मगर इनमें टेम्पोरल टच आपको देना पड़ेगा. टेम्पोरल कैसे दोगे? आप खुद अपना कोई नया चीज जब उसमें डालोगे, आपकी परिस्थितियां, आपका समाज विशेष की स्थिति आप डालोगे, तो वो नई प्रतीत होगी, तो वो एक वक्त ऐसा लगेगा कि शाश्वत है. फिर आप कुछ नया डालोगे तो एक ऐसा लगेगा कि एक वक्त के लिए है. एक वक्त कौन सा? आपके वक्त में जो चीज डाली गई है, तो टेम्पोरल भी है. तो फिर वापस लिटरेचर क्या बन रही है? टाइमलेस बन जाएगी. जैसे टाइमलेस है वो परंपराएं हैं, शाश्वत है, वो हमेशा रहती है. अगर आप उसे प्रेजेंट में अब लिख रहे हैं तो आपका जो नयापन है, आपका विचार है, वो तो थोड़े टाइम का है, आप नए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है,
मगर वो इस टाइमलेस में कुछ ऐड करके चला जाएगा। आपको ज्ञान तो पुरानी परंपराओं का भी है और आपको ज्ञान अपने वक्त का भी है। तो जो आपका वक्त है वो टेम्पोरल है, बाकी टाइमलेस है। तो ये टाइमलेस और टेम्पोरल की बात है, वही पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण आपस में, वही बात बताई। टेम्पोरल एंड द टाइमलेस ऑफ द टेम्पोरल टुगेदर इज व्हाट मेक्स राइटर ट्रेडिशनल। कि ऐसा ही राइटर ट्रेडिशनल है, कैसा, जो शाश्वत चीज को भी समझे और उसके वक्त में जो कोई चीज हो रही है उसे भी हाथों हाथ समझ ले, उसी इंसान को ट्रेडिशन का असली फर्क है। And it is at the same time what makes a writer actually conscious of his place in time, of his contemporaneity. Contemporary यानी कि आज की चीज, आज की जो समकालीन चीज है, तो एक राइटर को उसके समकालीन जगह पे, कंटेम्परेरी समाज में क्या हो रहा है उसका भी पता होना चाहिए। एक राइटर को पास्ट की उसकी परंपराएं हैं उसका भी बोध होना चाहिए। तो ये दोनों चीज बातें यहां एलियट ने करी। आगे देख, no poet, no artist of any art has his complete meaning alone. किसी भी अकेले पोएट की और किसी भी अकेली आर्ट की खुद की कोई मीनिंग अकेली की नहीं है, उस चीजों के साथ है तभी उसका मीनिंग। His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poet and artist. अगर उसका एप्रिसिएशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एप्रिसिएशन उसके पूर्वजों का हो रहा है। ये वैसी ही बात है कि किसी के घर में किसी का बच्चा कुछ बेहतर करता है, कुछ बन जाता है, तो तारीफ उसके बुजुर्गों की, उसके परिवार के लोगों की होती है, क्योंकि वो परंपराएं उसमें आई कहां से हैं, अपने पुरखों से ही तो आई है। तो कविता का भी वैसा ही है। तो परंपराएं, कविता कभी मरती नहीं, कभी बदलती नहीं है। एलियट कह रहे हैं वो कुछ नया ऐड करती जाती है, परंपराएं शुरू से हैं और वो बढ़ती जाएंगी। कविता बदलती नहीं है, कविता वैसी ही होती है, सेम एक जैसी। उसमें कुछ ना कुछ अपने समाज विशेष के हिसाब से आप ऐड करते रहते हैं। His significance, his appreciation is appreciation of the dead poets and artists. You cannot value him alone. आप उसे अकेले की वैल्यू नहीं कर सकते। You must set him for contrast and comparison among the dead. आप उस इंसान का कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं मरे, जो डेड पोइट्स का मतलब जो पुराने उसके पुरख हैं। अब ये अप्रोच एलियट जब कह रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं, तो एलियट ने कितना कुछ पढ़ा है ये भी साफ दिखता है। इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। एलियट से पहले विक्टोरियन एज में एक क्रिटिक हुए थे, उनका नाम था मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कह रहे हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक आइडिया दिया था, टचस्टोन मेथड। टचस्टोन मेथड में आर्नोल्ड ने कहा था किसी भी पोइट्री की अच्छाई जानने के लिए कितनी बेहतर है, एक मेथड है टचस्टोन, कि उसको जो पुराने वाले राइटर हैं उनके साथ रख के देखिए वो कितना बेहतर है। तो वो आइडिया कहीं एलियट के इस ऐसे में एको कर रहा है। इससे पहले एक और रेफरेंस एलियट ड्राइडन से ले रहे थे। ड्राइडन नियो क्लासिकल एज के राइटर हैं और ड्राइडन भी फ्रांस के लोगों को बहुत लॉजिकल और ऐसे मानते हैं कि वो रूल बेस्ड बहुत है। तो ऐसा सिमिलर सा आइडिया ड्राइडन के पास भी था फ्रांस की जब अपन बात कर रहे थे, और ऐसा सिमिलर आइडिया अपने पास अभी एलियट के पास भी है। अब एलियट मैथ्यू आर्नोल्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहां देखने को इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली कि इधर उधर से स्कॉलर से कितना क्या पढ़ा है इस इंसान ने, वो भी चीजें सीधी सीधी दिख रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। I mean this principle of aesthetic, not merely historical criticism. ये कह रहे हैं कि ये तो एस्थेटिक, ये सौंदर्य शास्त्र है, उसका एक उसमें मानी जाने वाली चीज है कि ऐसा ही हुआ करता है कविता के साथ। मैं कोई हिस्टोरिकल सेंस या हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि हिस्ट्री में क्या होता है कैसे होता है। The necessity that he shall confirm, that he shall cohere, is not one-sided. What happens when a new work of art is created, something that happens simultaneously to the all works of art which precede it. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर एक कविता के अंदर नई वाली कविता जो बहुत बेहतरीन है वो कुछ ऐड करके जा रही है कविताओं की दुनिया में, तो वो एक कविता ही नहीं, वो पूरी ट्रेडिशन की परंपरा को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करती है। ये वो नदी वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा जब नदी मुड़ती है तो पूरी वो परंपराएं साथ साथ चलती हैं, अकेला चलने का मामला नहीं है कविता के अंदर। तो कहते हैं कि अगर एक वर्क ऑफ आर्ट कुछ बड़ा करता है तो इसका मतलब है वो सारी चीजों को
पूरी अपनी पीढ़ियों तक को संवार के जा रहा है, पीढ़ियों तक को एक तरह से मजबूत बना के जा रहा है। Which is modified by the introduction of the new work of art among them. The existing order is complete before the new work arrives. For order to persist after the supervention of novelty, the whole existing order must be, if ever so slightly altered, so the relations, proportions, values of each work of art toward the whole are readjusted. And this is conformity between the old and the new. कि भाई एक वर्क थोड़ा सा आर्ट का एडजस्ट करता है तो ये मान के चलो वो पूरे ही पूरे साहित्य के वर्क थोड़े बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अपन ने अभी समझा था, इस विशाल भारद्वाज हैं, वो शेक्सपियर के एक प्ले को अडॉप्ट करते हैं, जैसे हैदर को किया अडॉप्ट। अब शेक्सपियर ने तो हेमलेट अपने वक्त में लिख दिया, अब विशाल भारद्वाज ने उसे अडॉप्ट कर लिया, वो कश्मीर की समस्या पे उसे दिखा दिया हैदर को। अब समझने की बात क्या है, शेक्सपियर की परंपरा में विशाल भारद्वाज कुछ ऐड करके गए हैं, कुछ खत्म करके नहीं गए। तो एक उस ट्रेडिशन को कुछ ना कुछ, शेक्सपियर की ट्रेडिशन को कुछ बना के ही गए हैं नया। तो ऐसा ही ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशन और कुछ नयापन साथ साथ चलता है, वही बात। ये खास इंपॉर्टेंट लाइन थी। Whoever has approved this idea of order of the form of European English literature will not find it preposterous that the past should be altered by the present as much as the present is directed by the past. एलियट की ये भी दोबारा एक इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां एलियट कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, किस बात को, कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कोई इंसान अगर ये मान रहा है कि, कौन सी बात को मान रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट है वो साथ साथ रहते हैं, या फिर एक कोई काम कविता का होता है प्रेजेंट में लिखी हुई तो पास्ट तक की चीजों को मॉडिफाई करके जाता है या कुछ नया करके जाता है। तो एलियट कह रहे हैं प्रेजेंट एज मच एज प्रेजेंट, प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट। पास्ट है वो है, प्रेजेंट है वो पास्ट से गाइड हो रहा है। मुझे गाइड कौन कर रहा है? मेरे पुरखे गाइड कर रहे हैं। अब गाइड होने करने के बाद मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मैं मेरे पुरखों तक को सुधार के संवार के जाऊंगा, उनका नाम भी साथ साथ चलेगा इस परंपरा में। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। In a peculiar sense, he will be aware also that he must inevitably judged by the standards of the past. I say judged, not imputed. एलियट कह रहे हैं कि आज भी कोई इंसान लिख रहा है तो टच स्टोन मेथड वाली बात है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था कि उसे जज पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाएगा। एलियट कह रहे हैं जज किया जाएगा, एम्प्यूटेट नहीं किया जाएगा। एम्प्यूटेट होता है किसी आपके एक शरीर के एक भाग को काट देना। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ट्रेडिशन की बात अगर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इंडिविजुअल सेल्फ को खत्म कर रहा हूं। ट्रेडिशन का मतलब है कि आप जो पुराना सीख रहे हैं वो आपको जज और संवार के जाएगी। कोई चीज आपको, आपके बारे में कोई चीज आपको बता के जाएगी, आपको संवार के जाएगी, आपको खत्म करके नहीं जाएगी वो चीज। By them not judged to be as good as or worse or better than the dead, and certainly not judged by the canons of dead critics. It is a judgment, a comparison in which two things are measured by each other. ये एक इस तरह का जजमेंट है, वहां दो चीजें जक्सटपोज करके देखी जाती हैं, दो चीजों को साथ साथ करके मेजर किया जा रहा है, आपके पास्ट को और आपके कंटेम्प्रेरी दुनिया में आप क्या सोच समझ रहे हैं, प्रेजेंट में क्या है, उन दोनों को साथ साथ। To confirm merely would be for the new work, not really to confirm at all. To confirm merely would be for the new work, not merely to confirm it all. ये भी यहां एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि to confirm merely would be for the new work, not really to confirm at all. ये एक यूनिक सा स्टेटमेंट है एलियट का। अब पैराडॉक्स में क्या होता है, विरोधाभास में, कि दो चीजों को इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे ये कहा जाए कि हार कर भी जीत गया। अब हार के जीता नहीं जाता, मगर छुपा हुआ मतलब ये है कि वो हार है वो कहीं ना कहीं उस इंसान को सिखा के गई है कुछ, तो वो कह रहा है मैं हार के भी जीत गया। तो इसी तरह के स्टेटमेंट में यहां बात कर रहे हैं, टू कंफर्म मेयरली वुड बी फॉर द न्यू वर्क, नॉट रियली टू कंफर्म एट ऑल। किसी वर्क को कंफर्म करना एक्चुअल में कंफर्म करना नहीं है। ये क्या बात है? ये ऐसा है, कंफर्म का यहां मतलब है ट्रेडिशन में घुसना, परंपराओं में घुसना,
परंपरा में घुसना या ट्रेडिशन में, ट्रेडिशन की समझ होना। अब एलियट कह रहे हैं समस्या आती है मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? समस्या ये है कि कई बार इंसान है वो ट्रेडिशन में इतना ज्यादा खो जाता है, वो अपने जो सेल्फ है उसे भूल जाता है, उसको इंडिविजुअल खुद की पहचान तो रहती नहीं है। तो कहते हैं कंफर्म करना बेहतर है मगर नॉट टू कंफर्म एट ऑल, ये भी बेहतर है कि कंफर्म करिए, 50-50 वाला मामला रखिए, 50% यहां से ले लीजिए, 50% आपका ले लीजिए, ये 100% में बन जाएगा दोनों मिलके। तो कंफर्म भी करिए और कंफर्म ना भी करिए, मतलब पूरी तरह से वहां ही मशगूल नहीं होना है ट्रेडिशन में, दोनों का चीजें साथ साथ चलने वाली रहेंगी। तो ये बात एलियट ने यहां कर दी। अब आगे देखते हैं। conformity was but which it would measured by each other to confirm merely would be for the new work, not really to confirm at all। पैराडॉक्स वाली बात अपन ने यहां करी। it would be measured by each other, it would not be new and would therefore not be a work of art। कि अगर आप सिर्फ ट्रेडिशन के हवाले हैं तो ये कोई नया काम नहीं होगा आर्ट में, आप खुद का भी आपको कुछ रखना पड़ेगा वैल्यू। And we do not quite say that the new is more valuable because it fits in it, but its fitting is a test for its value, a test, it is true, which can only be slowly and cautiously applied, for we are none of us infallible judges of conformity। ये भी important statement है कि उसे जज कैसे करें। कोई चीज को जज करते हैं तो ये कहते हैं गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होती हैं हमसे, गलतियां सभी लोग करते हैं, मगर कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए। यहां एक लिटरेरी डिवाइस है, इसे कहा जाता है लिटोटीड्स। ये एक अंडरस्टेटमेंट, काइंड ऑफ अंडरस्टेटमेंट है। लिटोटीज में क्या होता है, लिटोटीज क्या होती है अंडरस्टेटमेंट में, इसमें किसी चीज को नेगेटिवली कहा जाता है। जैसे किसी को ये कहा जाए कि ही इज नॉट ए बैड सिंगर, तो कहने वाला ये भी कह सकता था ही इज अ गुड सिंगर, मगर नेगेटिवली किसी चीज को अंडर स्टेटमेंट के हिसाब से चीज थी। तो यहां भी इसी तरह से सेंटेंस बनाया गया है, वी आर नन ऑफ अस इनफॉलिएबल जजेस। इनफॉलिएबल होता है जो कभी कोई गलती नहीं करता, गलती नहीं करने वाला। तो एलियट कह रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि नन ऑफ अस इनफॉलिएबल जजेस ऑफ कंफर्मिटी, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोई गलती ना करें, या फिर हम परंपराओं में टोटली घुसे ना। ये गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। एलियट सीधा सा इस लाइन को ये भी कह सकते थे, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, ये वाली बात भी कह सकते थे, मगर इसको अंडर स्टेटमेंट के हिसाब से कही गई। तो लिटोटीज नाम से यहां पे लिटरेरी डिवाइस है, उसका जिक्र हुआ। आगे देखते हैं। Perhaps individual it appears individual and may confirm, but we are hardly like to find that it is one and not the other। वही पुरानी बात जो अपन एक्सप्लेन करके समझ के आ चुके हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ। To proceed to a more intelligible exposition of the relation of the poet of the past, poet to the past, मतलब past के कवि का क्या रिश्ता है प्रेजेंट वाले से, इस पे कुछ और बात करने वाले हैं एलियट। He can neither take the past as a lump, पास्ट को, अब ध्यान रखने वाली बात एलियट बता रहे हैं कि पास्ट को एज ए लंप नहीं रखना है, कि एक पूरा का पूरा, लंप मींस ढेला, बड़ा कोई ढेर। तो पास्ट को आपको कोई बड़ा ढेर पास्ट का दिख रहा है, उसको उठाया और आपने अपने में शामिल कर लिया, उन परंपराओं को आंख बंद करके आपने अपने साथ ले लिया, ऐसा भी नहीं। परंपराएं आपको कौन सी चूज करनी है इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। एन इनडिस्क्रिमिनेट बोलस, लंप और बोलस दो वर्ड आए हैं यहां। बोलस का मतलब होता है मिश्रण, कोई चीज का, कोई गुथी हुई मिश्रित चीज है उसमें। तो कहने की कोशिश ये है कि कोई पास्ट का बिना कोई चीज को तराशे हुए एक्सेप्ट करना एज ए ट्रेडिशन, वो भी गलत बात होगी। तो एलियट समझ रहे हैं कि कोई मिश्रण यूं का यूं उठाना ट्रेडिशन नहीं है, मतलब इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। नॉर कैन ही कंफर्म हिमसेल्फ होली ऑन वन और टू प्राइवेट एडमिरेशंस। एक बात तो यहां ये आई कि पुराना जो पास्ट है उसमें से ट्रेडिशन अच्छी बुरी क्या है वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं है कि सब कुछ ही पास्ट का एक्सेप्ट कर लिया और खुद को आप अपनी इंडिविजुअलिटी को आपने खो दी, उसको ध्यान रखनी है।
एक ना ही ऐसा हो, दूसरी बात बता रहे हैं कि आपके एक दो कोई अपीलिंग पोएट हो जो जो जिन्हें आप पसंद करते हैं, उनको ही आप परंपरा मान लो, ये भी नहीं चलने वाली बात। नॉर कैन ही फॉर्म हिमसेल्फ होली अपॉन द प्रेफर्ड पीरियड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ना ही आप कोई एक प्रेफर पीरियड को प्रेफर करो कि एक सिंगल पीरियड को आप ये मान लो कि हाँ यही मुझे पसंद है, यही मेरी परंपरा और ट्रेडिशन का माध्यम है, यहीं से मैं सीख ले लूंगा सारी। तो तीन चीजें हैं, ये इग्नोर करनी है अकॉर्डिंग टू एलियट, यहां तीनों का जिक्र है। द फर्स्ट अकरेंस इज इनएडमिसेबल। फर्स्ट अकरेंस कौन सा, लंप और बोलस वाला, कि हाथ यूं ही आंख बंद करके सब चीजों को उठा लेना परंपराएं और सीखने वाली चीजें नहीं है, तो इससे इनएडमिसेबल, ये तो निषेध है, इसे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। द सेकेंड इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ यूथ। सेकेंड कौन सा है, सेकेंड पेपर में बात करी कि प्राइवेट एडमिरेशंस। अपन क्या करते हैं, जब इंसान नया नया यूथ में कविताएं सीखता है तो एक दो पसंद पाल लेता है कविताओं में, एक दो राइटर को, उन्हें ही वो ट्रेडिशन मान लेता है, तो उस चीज से भी बचना है। एंड द थर्ड इज ए प्लीजेंट एंड हाईली डिजायरेबल सप्लीमेंट। तीसरा कह रहे हैं कि हाईली डिजायरेबल सप्लीमेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा लोग करते हैं। कौन सी बात, वो ऊपर जो थर्ड करी थी वो वाली, कि जहां हम एक पीरियड को ही पूरा ट्रेडिशन, पीरियड का मतलब जैसे रेनेसो पीरियड है, जैसे रोमांटिक एज पीरियड है, जैसे विक्टोरियन एज पीरियड है, तो कहते हैं इनमें से किसी एक पीरियड को अपन पोइट्री का वो मान लेते हैं, यही दुनिया है कविता की, वो भी गलत बात। द पोएट मस्ट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द मेन करंट। कवि को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके समाज में आज क्या हो रहा है, और ऐसी ही बात आज से हजारों साल पहले कोई इंसान क्या करके गया है, कोई ऐसे उसी से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो चुकी है। हालांकि इवेंट वो कोई दूसरा होगा, उसके वक्त कोई दूसरा होगा, मगर उसके भाव, उसके थॉट, उसकी फीलिंग्स, उसकी संवेदनाएं तो वही थी कहीं ना कहीं। उस मेन करंट को अपन को तलाशना है, which doesn't at all flow invariably through the most distinguished reputation. He must be quite aware of the obvious fact that art never improves, but the material of art is never quite the same. बहुत ही खूबसूरत बात है एलियट की और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे ध्यान रखने वाली बात है। एलियट कह रहे हैं कि आर्ट है कभी भी नेवर इंप्रूव्स, आर्ट कभी बदलती नहीं है, आर्ट हमेशा वही है। आर्ट का मैटर बदलता है, कैसे? एलियट कहेंगे जैसे भाई दुख है, सुख है, करुणा है, सब चीजें हैं, आर्ट में हमेशा से है, हमेशा से बात हुई है कि कोई दुख की स्थिति होगी तो कैसे बिहेव करना है, मगर वो दुख की स्थितियां बदल सकती हैं कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर हेमलेट में डेनमार्क की समस्याओं पे बात कर रहे हैं, विशाल भारद्वाज जब हेमलेट का के ऊपर हैदर बना रहे हैं तो वो कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं मैटर बदला है, लोगों के अनुभव बदल सकते हैं। कविता की तो बात वही है, कविता या तो समाज को सुधारेगी या खुशी देगी या उसका सौंदर्य शास्त्र होगा, वो तो चलता ही आ रहा है। Material of art is never quite the same. He must be aware that the mind of Europe, ये personification है फिगर ऑफ स्पीच यहां, माइंड ऑफ यूरोप, माइंड ऑफ यूरोप, यूरोप कोई इंसान नहीं है, उसके दिमाग की बात है, तो पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकरण अलंकार है यहां। अब सोचने वाली बात है, ये एलियट कह रहे हैं मेन करंट का ध्यान रखना होगा, यूरोप के अंदर क्या समाज विशेष में स्थितियां हैं और यूरोप का इंटेलेक्चुअल सर्कल क्या है, वो उस इंसान को ढूंढना होगा पास्ट के साथ साथ, पुरानी ट्रेडिशन के साथ साथ। तो वो क्या है, माइंड ऑफ यूरोप की क्यों बात करें, पूरी दुनिया की क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एलियट उस वक्त लिख रहे हैं जब यूरोपियन सिविलाइजेशन ही खत्म हो रहा है, और यूरोपियन सिविलाइजेशन को ऊपर कौन उठा सकता है? जो यूरोप का समाज है उस पर पढ़े लिखे लोग, यूरोप के समाज का आर्ट और कल्चर कैसा है वो ही उसे ऊपर उठा सकता है, बाकी दूसरा कोई इंसान ऊपर नहीं उठा सकता। तो कहते हैं जो मेन करंट है, माइंड ऑफ यूरोप है, उसको भी साथ साथ में नजर रखो और उसके आधार पे पास्ट में देखो कि क्या हुआ है, फिर आपकी पोइट्री, फिर आपकी कविता है वो समाज को बदलने की हद तक कामयाब रही। तो ये एक चीज बात कर रहे हैं एलियट। माइंड ऑफ हिज ओन कंट्री, माइंड व्हिच लर्न्स इन टाइम टू बी मच मोर इंपॉर्टेंट देन हिज ओन प्राइवेट माइंड। कहते हैं इसके खुद के अकेले के दिमाग की जरूरत नहीं है इंसान को,
इंडिविजुअल कुछ नहीं करेगा, करने वाला कौन है? माइंड ऑफ यूरोप। पूरी परंपराओं का समावेश, जो भी यूरोप में सोचा गया है अब तक, वो परंपराएं। इज अ माइंड विच चेंजेस, ये ऐसा दिमाग है जो बदल सकता है। दैट दिस चेंज इज डेवलपमेंट विच अबेंडन्स नथिंग इन रूट, ऐसा ये बदलाव, ये चेंज है, वो अपने रास्ते में कोई भी चीज को आने को आती है उसको छोड़ता नहीं, उसे एक्सेप्ट करता है। विच डजंट सुपरन्यूएट आइदर शेक्सपियर, होमर और द रोक ड्राइंग मैकडेलियन ड्रॉट्समैन। कहता है ये माइंड ऑफ यूरोप क्या है? माइंड ऑफ यूरोप परंपराएं। ये शेक्सपियर भी इसमें है, होमर भी इसमें है, इसमें एक मैकडेलियन ड्रॉट्समैन की डॉटर भी है जिसका कहानियों का में और उनमें रेफरेंस आता है। तो सब चीजें माइंड ऑफ यूरोप है। उसको आप अपने मेन करंट के साथ खोजने की कोशिश करिए, पुरानी चीजों को, आपको जवाब मिलेगा इसका। एट दिस डेवलपमेंट परहैप्स नॉट इवन an improvement from the point of view of the psychologist, or not to the extent which we can which we imagine, perhaps only in the end based upon complication in economics and machinery. But the difference between present and the past is that the conscious present is an awareness of past. वापस वही लाइन रिपीट हो रही है, मगर इंपॉर्टेंट लाइन है कि present, the difference between the present and the past is the conscious present is awareness of the past in a way and to an extent which the past awareness of itself cannot show. present की समझ है वो past से आएगी। past है, past को जब बदला जा सकता है तो वो present में कुछ नया होने पे बदला जा सकता है। तो past और present की, एलियट अपने आर्ग्यूमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए एट द एंड चीज तो वही बता रहे हैं, मगर उनके रेफरेंसेस अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं, फ्रेजेस अलग अलग हैं। तो इस हिसाब से अपन जो पीछे पढ़ के आए हैं, बात यहां भी वही हुई है। Someone said, किसी ने कहा एलियट से कि the dead writers are remote from us because we know so much more than they did. किसी ने एलियट से कहा कि जो पुराने लोग थे वो हमसे बहुत दूर हैं, वो बहुत दूर थे। क्यों? क्योंकि हम लोग आज प्रेजेंट में उनसे ज्यादा जानते हैं। एलियट को किसी इंसान ने ये कहा। एलियट कहते हैं प्रिसाइजली एंड दे आर दैट विच वी नो। एलियट एक मजाक के लहजे में ऐसे कहा गया है। एलियट फिर कहते हैं हम जो कुछ भी जानते हैं वो उनकी वजह से ही जानते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है एलियट की। आई एम अलाइव टू ए यूजुअल ऑब्जेक्शन व्हाट इज क्लियरली पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम फॉर द मैटर ऑफ पोइट्री। कहते हैं मैं जो बात बताता हूं पोइट्री के बारे में, जो मैटर ऑफ पोइट्री है, पोइट्री क्या होनी चाहिए, उस पे एक ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन क्या है? द ऑब्जेक्शन इज दैट द डॉक्ट्राइन रिक्वायर्स अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ एरुडिशन। एरुडिशन होता है पांडित्यपन, बहुत ज्यादा पढ़ाई, पेडेंट्री, कि मैं जो बता रहा हूं उसके लिए तो पढ़ाई बहुत ज्यादा चाहिए। ये ऑब्जेक्शन है। A claim which can be rejected by appeals to the lives of poets in any pantheon. It will even be affirmed that much learning deadens or perverts the poetic sensibility. ये कहता पैंथियन होता है किसी भी स्कॉलरली समाज का एक राजा, मतलब एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है, उसमें सबसे जो बड़ा उनका कोई लीडर है, उसे पैंथियन कहा जाता है। तो कहता कोई पैंथियन ये आर्गुमेंट दे सकता है क्या कि बहुत ज्यादा पढ़ना है वो आपकी पोइट्री की सेंसिटिविटी है और सेंसिबिलिटी है, उसको खत्म कर देगा। आपके पास नया तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप तो उन परंपराओं का ही अध्ययन करते आओगे, होमर से लेके आज तक की सारी लिटरेचर पढ़ लोगे, फिर आपके पास नया क्या बचेगा? एलियट इस चीज को काउंटर करेंगे आगे। अब कहेंगे while however we persist in believing that a poet ought to know as much as will not encroach upon his necessary receptivity and necessary laziness, it is not desirable to confirm knowledge to whatever can be put into useful shape of examination, drawing rooms, or the still more pretentious modes of publicity. Some can absorb knowledge, more tardy must sweat for it. एलियट कह रहे हैं पढ़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप फालतू की पब्लिसिटी दिखाने के लिए लोगों को पढ़ाई कर रहे हो। कई लोग मेहनत से बहुत जल्दी कई लोग चीजें सीखते बहुत जल्दी हैं, और कई लोग टार्डी मस्ट स्वेट फॉर इट, कई लोगों को बहुत ज्यादा जोर आता है कुछ सीखने में।
अब ये शेक्सपियर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एलियट ये कह रहे हैं पढ़ने का मेरा पढ़ाई से मतलब ये नहीं कि आप सारे दिन पढ़ाई करें और इतना ज्यादा पढ़ें कि अपना अपना इंडिविजुअल टैलेंट है वो खत्म कर लें। कविता का तो मजा तब है ना जब आपके पास ज्ञान भी है और टैलेंट भी है। तो एलियट एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। शेक्सपियर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, शेक्सपियर एक्वायर्ड मोर एसेंशियल हिस्ट्री फ्रॉम प्लूटार्च। शेक्सपियर के जो हिस्टोरिक प्ले हैं, हेनरी है, हेनरी के कई पार्ट लिखे शेक्सपियर ने, तो शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो प्लूटार्च की लाइफ से। प्लूटार्च एक पुराने राइटर थे, रोमन राइटर, वहां से उन्होंने इंस्पिरेशन ली शेक्सपियर ने। एंड देन मोस्ट मैन कुड फॉर्म द होल ब्रिटिश म्यूजियम। What is to be insisted upon is that poet must develop, procure the consciousness of the past, that he should continue to develop his consciousness through his career. यहां एलियट कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने तो पूरी ब्रिटिश लाइब्रेरी नहीं पढ़ी, शेक्सपियर ने मगर इतना अच्छा लिखा है उससे पूरी लाइब्रेरी भर सकती है। सिर्फ उन्हें अंदाजा था प्लूटार्च के बारे में थोड़ा सा। तो कहने का मतलब इतनी ज्यादा कोई पढ़ाई वाली बात नहीं है। पास्ट की कॉन्शियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपको अंदर एक समझ होनी चाहिए आपकी परंपरा और आपके पास्ट की। उसके लिए बहुत ज्यादा एरुडिशन या बहुत ज्यादा रिग्रेसिव स्टडी की जरूरत नहीं है। ये एलियट यहाँ अपना जो कोई किसी ने उनके काउंटर किया था, कुछ कहा था, उस पे अगेंस्ट में जाके जवाब दिया इन्होंने। अब आगे देखते हैं। What happens is a continual surrender to himself as he is at the moment of something which is more valuable. What happens in a continual surrender to himself as he is the moment something which is more valuable. The progress of artist is continual self sacrifice. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आर्टिस्ट, सच्चा आर्टिस्ट कौन है? जो सेल्फ, अपने खुद को सेक्रीफाइस करे। एक कॉन्टिन्यूअल एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्ति की खुद की पर्सनैलिटी नहीं दिखनी चाहिए कविता में। वो पर्सनैलिटी किसकी दिखनी चाहिए? उसके समाज की दिखनी चाहिए, उसकी परंपराओं की दिखनी चाहिए। यहां एक आइडिया एलियट का इंपॉर्टेंट है और ये आइडिया आगे जागने वाले जो क्रिटिकल स्कूल है उनको भी इंफ्लुएंस करेगा। ये आइडिया क्या है मैं बात कर लेते हैं। एलियट का पूरा क्रिटिसिज्म है, वो एलियट क्रिटिसिज्म को कैसा बना रहे हैं? पोइट्री आर्ट को ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। आर्ट को, आर्ट कैसी होनी चाहिए? कुछ लिखा गया है, आपने लिखा, वो सारी दुनिया को सुख दे रहा है। आपका अनुभव था डर का, आपने डर के बारे में लिखा, मगर जब जब कोई दूसरा इंसान उसे पढ़ रहा है तो हो सकता है उसके एक्सपीरियंस जिंदगी में अलग रहे हो, मगर वो डर के अनुभव में आप वाली चीज है जो लिखा गया है वो सबको रेसिप्रोकेट होगा, वो सबको सेम लगेगा। तो पोइट्री है और क्रिटिसिज्म है, आर्ट है, वो ऐसा ही होना चाहिए। वो एक इंडिविजुअल की बयानबाजी आर्ट नहीं है। तो यहां रोमांटिक है, उनसे अलग जा रहे हैं। रोमांटिक क्या करते थे? वहां सेल्फ इंपॉर्टेंट था, इंडिविजुअल आई इंपॉर्टेंट था। ऑब्जेक्टिव आर्ट में क्या होता है? सेल्फ को खुद को सेक्रीफाइस किया जाता है। आर्टिस्ट सच्चा वही है जो अपनी खुद की पर्सनैलिटी पे ना तो असर आने देता है, ना ही कविता में खुद की पर्सनैलिटी को दिखाता है। उसके साथ जिंदगी में क्या हुआ, वो कहां घूमने गया, ये पोइट्री का मैटर नहीं है। पोइट्री कैसी है? सबको सेम, सबको सुख दे, सबको चीज बताई। जैसे ऐसा सा ही आइडिया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में भी एलियट बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डर का माहौल है, अगर आप ये कहें कि मुझे डर लग रहा है, तो एलियट कह रहे हैं कमजोर कविता है। मजबूत कविता क्या होगी? आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, पत्ते गिर रहे हैं, उदास दीवारें हैं, दरारें हैं दीवारों में, कहीं ना कहीं रंग दीवारों का डार्क दिखाया जा रहा है। तो कहते हैं इस माहौल से ये सबको अपील करेगी। आपकी इंडिविजुअल अप्रोच नहीं, तो कविता में सेल्फ को सेक्रीफाइस करना है। ये एलियट ये बात कर रहे हैं। यही सेल्फ सेक्रीफाइस वाला खुद की पर्सनैलिटी कविता में नहीं होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है। ये आगे जाके अमेरिका में एक स्कूल था, न्यू क्रिटिक्स। इन न्यू क्रिटिक्स को भी एलियट ने इंस्पायर किया था, मगर एक वक्त के बाद एलियट इस न्यू क्रिटिक को पसंद नहीं करते थे और इन्होंने इसे लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ पोइट्री कहा था, लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म कहा था, क्रिटिसाइज किया था। तो यहां ये वाली बात अपन ने करी कि सेक्रीफाइस खुद की पर्सनैलिटी का आर्टिस्ट करेगा, तभी वो एक सच्चा आर्टिस्ट।
there remains to define this process of depersonalization, its relation to the sense of tradition. It is in this depersonalization art may be said to approach to the condition of science. एलियट कह रहे हैं इस तरह से हमारा काम क्या है, आर्ट को साइंस की तरह बनाना है। जैसे साइंस में हर एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है, उसके ऑर्डर को देखा जाता है, हर एक पार्ट पुर्जे अलग अलग चीजों को बनाया और संभाला जाता है, कविता को भी ऐसा ही बनाने के ऊपर एलियट बात कर रहे हैं। I shall therefore invite you to consider a suggestive analogy, the action which takes place when a bit of phenylated platinum is introduced into a chamber containing oxygen and sulfur oxide. बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफर, ये मेटाफर है, एलियट इस मेटाफर का यूज कर रहे हैं और इस मेटाफर में क्या है देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एलियट दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्सीजन analogy which takes phenylated platinum introduced chamber of containing oxygen and sulfur dioxide. ये समझने वाली बात है, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एलियट कह रहे हैं दो तरह के ये जो गैसेस हैं इनको एक साथ अपन मिलाएंगे, इनको अगर अपन एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे इन दोनों को, तो कहते कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा, जब इस चेंबर में दो गैसेस के साथ प्लेटिनम का एक टुकड़ा डाल दिया जाए। प्लेटिनम, एक टुकड़ा प्लेटिनम का ऐड कर दिया जाए इस चेंबर में जहां ये दोनों गैस पड़ी हैं, अब बदलाव आएगा। अब क्या बनेगा, अब कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये मेटाफर एलियट ने क्यों दिया है, ये समझने वाली बात है। यहां ऑक्सीजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों तो क्या हैं, भाव हैं, संवेदनाएं हैं किसी कवि की। और प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम कवि का दिमाग है, कवि का दिमाग है। प्लेटिनम कवि का दिमाग है। यहां एलियट कह रहे हैं इन भावों और संवेदनाओं, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में जिन्हें भाव और संवेदना मान सकते हैं, मेटाफर की तरह लिया गया, इनमें जब तक कवि का दिमाग खुद का नहीं ऐड होगा तब तक क्या होगा, तब तक ये कोई चीज नहीं बनेगी। तो यहां मतलब हर इंसान के पास भाव और संवेदनाएं हैं, जब वो उसमें अपना दिमाग ऐड करता है, कुछ नया बनाने की कोशिश करता है खुद के दिमाग से, तो वो कविता बनती है। मगर ध्यान रहे इस प्रोसेस में प्लेटिनम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही पड़ता है, कोई फर्क प्लेटिनम के ऊपर नहीं पड़ता है। यानी कि प्लेटिनम ना तो अपना एक कोई टुकड़ा खर्च करता है, ना ही जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है उससे कुछ लेके आ रहा है। यानी कवि ने कविता तो बना दी, ना उस कवि की उसमें पर्सनैलिटी दिख रही है कविता में, और ना ही वो कवि उस कविता लिखने के बाद कोई ज्यादा इफेक्ट हुआ है, वो अपने जो बाकी गुजर बसर के काम है वापस शुरू कर रहा है, उस कविता में ही फंसा हुआ नहीं। तो क्या एनालॉजी प्रस्तुत करी यहां एलियट ने कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया है कि ये कह रहे हैं कि उस एक चेंबर में दो गैसेस हैं, उस गैसेस में अगर अपन प्लेटिनम मिला दें तो प्लेटिनम मिलाने से एक नया कोई एक गैस बन जाएगी, सल्फ्यूरिक कोई एसिड बन जाएगा। तो वो एसिड बन गया। ये एसिड तो कह रहे हैं कविता की एनालॉजी के में देख लो कि ये एसिड है, वो कविता है। ये ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, भाव है कवि के, संवेदनाएं हैं कवि की। प्लेटिनम कवि का दिमाग है। तो जो कवि का दिमाग है
वो क्या है, बदल नहीं रहा। कवि कवि के दिमाग से उसने कविता तो बना दी, मगर कवि की पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में, ना तो वो उस कविता में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ के गया है, ना ही उस कविता के अंदर उस कविता से कोई इफेक्ट होकर प्रभावित होकर वापस आया है। वो जैसा है वैसा का वैसा है। उसमें दिख क्या चीज रही है उस कविता में, वो पीढ़ियों के उसने जो संजोया है बस वो चीज दिख रही है, खुद का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहां इस ऐसे का अपन ने पार्ट 1 है वो कंप्लीट किया है। पार्ट 2 और 3 है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये लंबा ऐसे है, इसको थोड़ा सा अपन तरीके से समझें इसकी हर एक चीज को तो बेहतर रहेगा। अब कल इसके ऊपर एक और क्लास में, लास्ट क्लास में अपन बात करेंगे। शुक्रिया।